राष्ट्रीय ज्ञान योग्यता ही होगा। इन सब चीजों का समावेश किया गया। पहला क्या, एजुकेशन का असेस, सबके पास शिक्षा के सिद्धांत का मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी। दो चीजें होती है, एक होता है सिलेबस और एक होता है क्यूरिकुलम। सिलेबस का मतलब क्या पढ़ाना है, क्या विषय वस्तु है। क्यूरिकुलम का मतलब किस प्रकार से पढ़ाना है। ये दोनों चीजों पे थोड़ा सा अंतर है, तो शिक्षा आयोग ने भी इन चीजों पे ध्यान दिया। अब यहाँ से आ जाता है अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मेन जो है 15-20 पॉइंट है। पहला तो है कि जैसे भी बार बार महिला शिक्षा के संदर्भ में बात की, तो यह है कि 2020 तक स्कूली शिक्षा के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। ग्रॉस एनरोलमेंट एक प्रकार का सांख्यिकीय अनुपात है और इसमें वहाँ के कई पैरामीटर होते हैं उसको कैलकुलेट करने का। अब इसके लिए क्या जरूरी है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए दिव्यांगजनों के लिए होना चाहिए, बाल भवन होना चाहिए और सामाजिक चेतना केंद्र होनी चाहिए। ये जेंडर इंक्लूजन फंड पर इस पर जोर दिया गया। राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल पूछा था, तो मैंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार ने बाल भवन के लिए सामाजिक चेतना के लिए क्या किया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि बाल भवन प्रत्येक जिले के ऊपर हो, आवासीय विद्यालय हो, खेलकूद हो, वहाँ के जो ट्रेडिशनल वहाँ की नॉलेज है उसके संदर्भ में बच्चों को ज्ञान करवाए। मैं तो छत्तीसगढ़ रह के आया था, आपको आश्चर्य होगा छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरिया है उन लोगों को पता है कि कौन सा प्लांट की मेडिसिन वैल्यू क्या है। वह तब कर एक जगह वहाँ सांप घूमते रहते हैं, बच्चे पहचान लेते कौन सा सांप पॉइजन है कौन सा सांप नॉन पॉइजनस है। तो ये इन्होंने कहा कि ये समावेशी शिक्षा में। फिर दिव्यांगजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए एडेप्टिव टेक्नोलॉजी काम में लेना। आप कई बार देखोगे व्यक्ति छड़ी लेकर रोड पर जाते हैं, उनमें सेंसर होते हैं, सेंसर बताते हैं कि आगे क्या है। कान के अंदर भी देखा होगा, स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, जिसकी पूरी बॉडी पैरालिटिक थी, उसके बाद भी वो सेंसर के सिस्टम से, टेक्नोलॉजी के सिस्टम से कार्य कर रहा है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है कि ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग। और फिर अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये स्कूली शिक्षा से जो 2 करोड़ बच्चे दूर रहेंगे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और मुख्य धारा के लिए सारी की सारी चीजें बनी। पर एक बात कहूँगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा जोड़ दिया, आप कई बार दादा दादी नाना नानी के साथ बैठते हो, देखा वो आपको जाते सुनाते होंगे, हितोपदेश बताते होंगे, चंदा मामा पढ़ाते होंगे। यह अनौपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा आधार अनौपचारिक शिक्षा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन चीजों के ऊपर भी अधिक जोर दिया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन को अलग अलग भागों में इन्होंने डिवाइड किया। मैं इतना ही बताऊंगा कि जब छोटा बालक होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, प्राणी विज्ञान में मैंने पढ़ा, तो विद्यार्थी क्या करेगा, सबसे पहले उसमें जिज्ञासा डेवलप होगी। जब उसमें जिज्ञासा डेवलप होगी तो उसमें भाव आएंगे, विचार आएंगे, विचारों का प्रवाह होगा, विचारों का मंथन होगा। और जब लगातार विचारों का मंथन होगा तो सवाल पूछेगा, और जब वो सवाल पूछेगा तो किसी प्रकार का नवाचार का विकास होगा। तो इन्होंने इस शिक्षा नीति के अंदर सबसे ज्यादा जो ये पहला पीरियड है जिसको बच्चों को हम कहते हैं पीरियड ऑफ मैक्सिमम लर्निंग, उसके बाद पता था रीजनिंग 30 साल के एज के बाद आपके जो लर्निंग कैपेसिटी है उसमें रीजनिंग आ जाएगा, पहले लर्निंग है। तो ये भी इन्होंने दिया कि ये अब इनकी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल स्टेज, प्रीमिटिव स्टेज, मिडिल स्टेज, ये इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। पढ़ने लिख रहे, मैं बहुत इस बात में, मैं प्रिंसिपल था कई कॉलेज में, लड़के एप्लीकेशन लिख के लाते थे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दोनों में अंतर पता नहीं था, टीचर भी ओके कर देता था, और दोनों में अंतर है न गणना। तो इन्होंने क्या कि जो बेसिक चीज है आपका रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन पे बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए। और एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विद्यार्थी में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, टीचर का दायित्व है कि उस इंटेलिजेंस को पहचाने और उसको पूर्णता तक ले जाए। आपने रविदास का नाम सुना होगा, जब उनको पता लगता है कि जो तन्ना, जिसका नाम तानसेन जानवरों की आवाज निकालता है, जब उनको पता लगा कि जानवरों की आवाज निकालता तो ये अच्छा संगीतकार हो सकता है, राज तानसेन का नाम कहीं है। तो इसका मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस विद्यार्थी में होता है, उसको कहीं भी उसको
ठंड करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत सारे मैंने दिए, ये राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, ये सारी चीज़ें। और राष्ट्रीय संवर्धन नीति, आपने नेशनल बुक ट्रस्ट का भी नाम सुना होगा, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर भी हमारे सारे प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में कहा गया है, तो ऐसी किताबों को भी सही पढ़ा जाए। फिर विज्ञान और कला के बीच में किसी प्रकार का बहुत अधिक अंतर नहीं, यह भी होने का है कि कभी कभी अभी किसी सर ही कह रहे थे विज्ञान कला वगैरह के बीच में किस बात का विभेदन। तो विद्यार्थी किसी भी कोई भी विषय पढ़ सकता है, तो बहुत हार्ड जो है उनके बीच के अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। अब शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, और जैसे यहाँ सब भी बताते लैंग्वेज के ऊपर। अब मैं इसको व्याख्या करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, सब जानते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अब मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस थे यूनेस्को का 2003, 2005, 2008, 2007 और 2014। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर हैं जो क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कि यदि बच्चे की प्रारंभ अवस्था में यदि उसकी शिक्षण उसकी मातृभाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, तो उसके ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारे मेरे पास रेफरेंस है। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, आपकी जो मदर टंग है उस पर बेस्ड मल्टीलिंग्विस्टिक एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया है। अब ये कुछ स्टेटमेंट है बहुत ख्याति प्राप्त लोगों के, और उन्होंने द्विभाषावाद का बालक के की जो एजुकेशनल कैपेसिटी है उस पर फर्क पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई आंग्ल भाषा में अच्छा तो हिंदी में अच्छी होगी, जिसकी हिंदी अच्छी तो उसकी आंग्ल भाषा भी अच्छी होगी, जिसकी तमिल है तो उसकी दूसरी उससे रिलेटेड भाषा भी अच्छी होगी। तो द्विभाषावाद का जो है बच्चे के शैक्षिक डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है, और मातृभाषा के विकास के साथ साथ बच्चे का विकास भी हो सकता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को नेग्लेक्ट न करें। अब आपने यदि बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया उसकी मातृभाषा में, तो ऐसा लगता है कि आपने बच्चों को हमेशा के लिए नेग्लेक्ट कर दिया। तो दो चीज़ें होती है, एक तो सोर्स लैंग्वेज और एक तो टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेज है, उसके बाद है दूसरी टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज बेटर है तो टारगेट लैंग्वेज स्वतः ही बेटर होगी। एक सिद्धांत है इसका, जो सर ज़्यादा जानते होंगे, कि यदि सोर्स लैंग्वेज बेटर है तो टारगेट लैंग्वेज बेटर ही होगी। अब ये फिर वही आता है मातृभाषा में। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, और इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत इस पर आधारित बहुत अधिक गतिविधियों का आयोजन करना। अब आपने कुछ क्या फर्क पड़ता है, अभी आपने 15 अगस्त में हर देश के अंदर कभी तिरंगा फहराया। अब क्या कभी कभी कोई थाली बजाना बेकार है, पर इससे क्या एकत्व, एक ऐसा एलिमेंट जो एक है, उस एकत्व का विकास होगा। जब एकत्व का विकास होगा तो कहीं की राष्ट्रीय भावना का बोध होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बहुत अधिक गतिविधियों का भी आयोजन है। और आप कई बार देखते हो कि न्यूज़पेपर इसमें कि हमारी जो मानकीकरण है, ऐसी भाषा जो संकेत भाषा है, संकेत भाषा का मानकीकरण हो। और संकेत भाषा में भी डिग्री और कई प्रकार के कोर्स किए हैं। अब चूंकि भाषा की बात आई तो आप खुद देती हिंदी तो सब जानते होंगे, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं वो नहीं कहूँगा, इतनी कहूँगा, पै बोलोगे तो हो जाएगा, पै 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 मैं। जब आप पैसे पै में बोलोगे तो होठ मिलेंगे, टैक्स देने बोलोगे। अब ये अलग अलग है, ये बताने का विषय नहीं, कोई कट से निकलता है, कोई तालु से निकलता है। तो ये भाषा की वैज्ञानिकता को बताता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ में रहकर बार छत्तीसगढ़ में एग्जाम करता हूँ, कि वहाँ लेक्चर मूवमेंट बहुत होता है। भाषा किसी भी समाज के मनोविज्ञान को बताता है। जब भाषा का हम ताना बाना जानते हैं, भाषा की सामाजिक रचना को जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे, उसकी भाषा को पढ़ेंगे, और भविष्य में क्या होने वाला है, वह भाषा का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप वहाँ की भाषा को देखें। ये कोई बहुत ज़्यादा बताने की बात नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया, लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए, परफॉर्मेंस विद्यार्थी का होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। अब उसी प्रकार से उच्च शिक्षा, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे शिक्षा छोड़ देते हैं और 2035 तक इसको बढ़ाते हैं। अब इसके लिए राष्ट्रीय एक एजेंसी टेस्ट करेगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा। सौभाग्य या पता नहीं किस कारण राजस्थान के अंदर भी चॉइस बेस्ड सिस्टम अभी भी लागू नहीं है।
हमने तो हम 2015 में लागू कर दिया। चॉइस बेस्ड सिस्टम में कोर सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, सपोर्टिव सब्जेक्ट भी होते हैं। यदि प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी लॉ पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, वो उसके सपोर्टिव या इलेक्टिव सब्जेक्ट में जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीज़ों का भी समावेश किया गया है। अब ये पाठ्यक्रम के अंदर में अब आपको आश्चर्य होगा, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता आपको आश्चर्य होगा। IIT दिल्ली बीटेक कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस, IIT दिल्ली बीटेक कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस कर रहा है। ये है एक प्रकार से विषयों का इंट्रोडक्शन। इस प्रकार से IIT बॉम्बे MSc डिजिटल सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये सब विषयों का भी समावेश हो। और जो राधा कृष्ण ने प्रारंभ में कहा था विज्ञान और मानवीय दिशा का संबंध में हो, तो मुझे लगता है कि इसी दिशा के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और IIT IIM या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के द्वारा शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ये भी मैं सिर्फ इसमें वोकेशनल एजुकेशन, मैंने प्रारंभ में कहा था मुजाहिर आयोग ने वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया। चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन क्यों करता है कि सबसे ज़्यादा उसका ध्यान है वोकेशनल एजुकेशन पे। आज हम IIT करते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो माँ बाप सोचते हैं क्या बच्चा को इंजीनियर बनना है, बेसिक चीज़ तो है। इसके अंदर ये बात आ चुकी है कि कोई भी विद्यार्थी कभी भी 1 साल का करेगा, 2 साल करेगा या 3 साल का कोर्स करेगा तो उसको कौन सी डिग्रियाँ दी जानी चाहिए, ये अलग विषय है। तो वोकेशनल एजुकेशन में भी हर स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसके लिए नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय कमेटी है जो वोकेशनल एजुकेशन का कोऑर्डिनेशन करेगी। और फिर ये नीचे बहुत सारी काउंसिल दे रखी है, ये काउंसिल उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। और एक बात कहना चाहूँगा आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। आपने यदि म्यूजिक के विद्यार्थी होंगे तो मोजार्ट म्यूजिक का नाम सुना होगा। 1775 के अंदर मोजार्ट म्यूजिक का नाम सुना होगा। 1775 में मोजार्ट ने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक के साथ विद्यार्थी यदि शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। 1775 में। और उसके बाद 1998 में जॉर्जिया के गवर्नर ने 1998 में जॉर्जिया के गवर्नर को कंपल्सरी कर दिया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ शिक्षा की पढ़ाई जाए। मैंने उसमें आर्टिकल लिखा था और लिखा था कि भारत सरकार कब शिक्षा में इसका समावेश करेगी। तो मुझे लगता है मैंने कहता मेरे कहने पे किया होगा, पर कहीं भी शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। और मेडिकल साइंस पे कहती है एक पेपर पब्लिश था रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन 79 के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस बच्चों के अच्छे निकलते हैं जब वो म्यूजिक के साथ अध्ययन करता है। तो ये भी वोकेशनल एजुकेशन में लोक विद्या ही बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया। फिर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, एक क्रेडिट बैंक बनाएंगे। उस क्रेडिट बैंक में स्किल के आधार पर आपने जो क्रेडिट को स्कोर किया गया तो वो क्रेडिट डिजिटली स्कोर होंगे और फिर एक संस्था से दूसरे संस्था के अंदर ही चले जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनुसंधान, जो मैंने बार बार कहा कि अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत GDP का 0.6% रिसर्च पर खर्च करता है, इजराइल 4% खर्च करता है। अधिकतर नोबेल पुरस्कार इजराइल के पास है। अधिकतर नोबेल पुरस्कार उन लोगों के पास है जिनका प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में हुआ है। 70% मैंने सारा डेटा इकट्ठा किया, 70% ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी शिक्षण जो है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अनुसंधान के ऊपर भी बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। एक सिंपल सी बात, ये भी हमारे वैज्ञानिक के लिए छोटी सी चीज़ है। अनुसंधान के लिए क्या है, लैब टू फील्ड एंड फील्ड टू लैब। लैब में आप कोई हाइपोथेसिस को डिजाइन करें, फील्ड में एक्सपेरिमेंट करें, फील्ड में एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर वापस लैब के अंदर आए और लैब के अंदर फिर उसका परिमार्जन करें, मॉडिफिकेशन करें, इनोवेशन करें। तो मुझे लगता है कि शिक्षा अनुसंधान के अंदर इन चीज़ों का महत्वपूर्ण लैब टू फील्ड एंड फील्ड टू लैब। ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, अब ये बहुत बता के मैं इतना ही कहूँगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें, शिक्षा के अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें। साथ ही जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको कहेगा कि आप कैपेसिटी को बिल्डिंग करें इन ऑर्डर टू हैव ए टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। तो ये इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये। नेक्स्ट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड बीच में आया था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब तो वैसे उल्टा नेगेटिव सेंस में आता है,
परंतु केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस शब्द को काम में लिया है। इसका मतलब है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा के नई टेक्नोलॉजी को काम में लेना, ये कहलाती है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी क्या काम है, जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोनॉमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए नवीनतम जो भी खोज है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ हो। और देश के अंदर वैश्विक स्तर पर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किस प्रकार इन सबको कर सकें, तो ये मुझे लगता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी है। अब इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किस प्रकार से नियंत्रण और किस प्रकार से कंट्रोल, एक विषय हर संस्था अपने एक्सीलेंस के लिए, ये भी कॉलेज नेट एक्टिविटीज कॉलेज का भी है, तो किस प्रकार गुणवत्ता को बढ़ाए, उसके संदर्भ में इकॉन प्रोसेस के कंट्रोल चीज़ें होनी चाहिए, अलग विषय है। अब ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी को पूरा पार्ट दे दिया तो कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेटिक की तो नहीं कर, तो ऑटोनॉमस जो ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, तो इसलिए जो शिक्षण संस्था है 15 साल के बाद उनको ऑटोनॉमी दी जाए। अगला इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति में है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने बराबर हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, आपने राजा महेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने बीएचयू में क्या क्या जमीन दी, ये मेरा बताने का वो पर्पज नहीं, परंतु शिक्षा नीति के अंदर जो पब्लिक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा, आज महाविद्यालय से विद्यार्थी पढ़ के जाता है वो कहीं बहुत अच्छे स्थान पर चला जाता है, एल्यूमिनियम होना चाहिए, उससे संपर्क करे, और नहीं जाने वो किस प्रकार से इस महाविद्यालय की सेवा कर सकता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन में इस प्रकार का जोर दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनईपी। अब एनईपी पे मैं बहुत ज़्यादा बता के ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति 3 टाइप की है। पहला जॉब और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा स्टूडेंट सेंट्रिक और तीसरा गुणवत्ता। तो इन तीनों आयाम को पूरा करने के लिए आवश्यकता है कि हम टेक्नोलॉजी का काम मिले। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, टेक्नोविजन मार्केट, बड़ा मार्केट, टेक्नोविजन मार्केट, उसने कहा 2021 में भारत के 9.6 मिलियन ई लर्नर से सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये कहीं की टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है। अब टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से हस्तक्षेप हो सकता है? सबसे पहले हस्तक्षेप होता है कि एजुकेशन का असर को पहुंचो जो राष्ट्रीय ज्ञान में था। दूसरा, टीचिंग लर्निंग इवोल्यूशन में इसका उपयोग है। फिर एडेप्टिव टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग है। फिर लैंग्वेज बैरियर को दूर करना, ऐसे जैसा आप अभी चेयरमैन साहब बताते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण, तो इन बैरियर को भी दूर करना। और फिर ई मैनेजमेंट, आज विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, कहीं भी अप्लाई करता है, वो असेस कर सकता है कि उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ किस स्टेज पर है, कहाँ प्रोसेस हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट बताने की जरूरत है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन ऐप बनाने के, बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेटफॉर्म बनाने के, ये सब जानते हो आप, शिक्षा जॉब, ये सब जानते हो। तो इन सब प्लेटफॉर्म के द्वारा आप शिक्षा का अध्ययन कर सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक भी इसके अंदर है, सॉफ्टवेयर ग्राफिक है, रेफरेंस ग्राफिक है, तो ये बहुत सारे ग्राफिक है। नेक्स्ट, 3 ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक चीज को स्टडी करेगा, फिर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, दूसरे से तीसरे मंत्रालय, और फाइनली वो रिसर्च फाउंडेशन के पास चला जाएगा। तो इसके पीछे यही कंसेप्ट है। रोल ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार कभी गए होंगे, यदि आप मथुरा गए होंगे या काशी गए होंगे, आपने देखा होगा कि आप जैसे जाओगे, कहाँ से आओ, एक पंडित जी आपके पास आएंगे, वो पूरी बैठा कर लेके आएंगे। ये हमारा एक मूर्त विज्ञान है, ये अव्यवस्थित है, ये प्लान में इसका नहीं है। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं कि यही मेरा पूरा एग्जाम्पल है। तो ऐसी चीजों को ये इंस्टीट्यूशन का दायित्व बनता है, इन सबको ये कहीं इनका डेटाबेस तैयार करें, इसका डिजिटलाइजेशन करें। अब ऑनलाइन की प्रॉब्लम्स भी है। एक डिजिटल डिवाइड वर्ड आता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि एक तो है और एक है तो नॉट, एक अजमेर है, एक पुष्कर है। तो ये डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए ये कुछ इसमें चैलेंजेस है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो डिजिटल डिवाइड को दूर करना भी कहीं की प्रॉब्लम है। और एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, एक होता है स्क्रीन रीडिंग, एक होता है पेपर रीडिंग। अब दोनों प्रकार के इस पे रिजल्ट है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि स्क्रीन रीडिंग इज बेटर देन पेपर रीडिंग,
कुछ का है कि स्क्रीन रीडिंग अच्छा है, दोनों में इस प्रकार का। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च पब्लिकेशन उसने कहा कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग इन सबसे कहीं अलग है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसको मेरा डिस्कस करना, पर ऐसे रिसर्च पेपर का भी कहीं हमें ध्यान होना चाहिए। अब ये जो आज एनईपी के साथ साथ जो जुड़ा है जेंडर इंक्लूजन फंड, एक अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या करता है कि समाज के अंदर अलग अलग जो स्टेटा बन जाते हैं और द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के आधार पर जो स्तर बन जाते हैं उस स्तर को दूर करने को हम कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट बदलता है कि समाज के अंदर अलग अलग स्टेटा बन जाते हैं। अब इस अलग अलग स्टेटा को दूर करने के लिए हम एक ऐसा समाज बनाए, एक समता ऐसा समाज बनाए जो समतावादी समाज बनाए। और समतावादी समाज कब बनेगा, जैसा कि प्रातःकाल में बात की थी, जो महिलाएं जो लड़कियां शिक्षा से वंचित है, इकोनॉमिकली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको भी मुख्य धारा के अंदर जोड़े, तो ये मुझे लगता है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट, यदि आपने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पढ़े हुए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक है, उसमें कि हर विद्यार्थी को शिक्षा देना, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सारा शैक्षिक चिंतन, इन सबको इन्होंने समावेश किया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जिम्मेदारी दी है। इट इज कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी न किसी चीज को गोद ले, किसी न किसी शिक्षण संस्थान को वह जुड़े, और जो एजुकेशन और इंडस्ट्री और एजुकेशन का जो कोरिलेशन है उस कोरिलेशन के भी संदर्भ में ध्यान रखें। तो कॉर्पोरेट भी एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब महिला शिक्षा की बात आई तो प्रातःकाल कुलपति जी ने मेरी बात को उन्होंने काफी हद तक कुछ कह दिया। मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, इसमें लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी, ये तीन विदुषी महिलाएं। इतना ही कहूँगा कि आज हम कहते हैं कि भारत के अंदर महिला शिक्षा जरूरी है, पर महिला शिक्षा तो उस समय भी थी ना, हमें चीजों का ध्यान नहीं दिया गया कि उस समय गार्गी भी थी, ये मैत्रेयी भी थी। अब ये अलग है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। गार्गी मैत्रेयी के संवाद को आपने पढ़ना चाहिए, गार्गी याज्ञवल्क्य के समाज को पढ़ना चाहिए। अब सिनेरियो चेंज क्यों हुआ? देश वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद देश प्रांगण में ये सब आक्रमणकारी के में नाम के शिका है, कुषाण ले जाने कौन से विदेशी आक्रमण है, इन्होंने हमारे मान बिंदु पर आक्रमण किए। और जब किसी के मान बिंदु पर आक्रमण होता है तो लगता है हमारा कुछ भी नहीं था। तो इस स्लाइड के पीछे मेरा मतलब ये है कि इस चीजों को हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देश स्वाधीन हुआ। अब स्वाधीन होने के बाद में क्या हो गया कि हमारी मानसिकता तो विदेशी मानसिकता हुई। अब विदेशी मानसिकता क्या, बाहर का सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस मानसिकता से भी दूर शिक्षा नीति में ये चीजें बहुत ज्यादा है। अब ये मैं बता चुका आपको गिनी कोएफिशिएंट। अब यूनेस्को ने भी कहा कि ये ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रायोरिटी है, और क्या है, जेंडर इक्वलिटी। अब आप देखो यूनाइटेड नेशंस की इस चीज को भी केंद्र सरकार ने ध्यान रखा है कि यूनेस्को कहता है कि जेंडर इक्वलिटी इज ए ग्लोबल प्रायोरिटी। इस ग्लोबल प्रायोरिटी को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए महिला सशक्तिकरण भी उनका लक्ष्य है, इसका यूनेस्को का। और इसलिए मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सब है। अब ये बहुत सारे मैंने फैक्टर लिख रखे हैं कि महिला शिक्षा में हम क्यों आज पहले नहीं आज हम क्यों पिछड़े हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर, मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, लैंगिक आधारित असमानता, सामाजिक विविधीकरण, आर्थिक स्तर, घरेलू कार्य में व्यस्तता, ये सारी मैंने कि क्यों महिला एजुकेशन में क्यों आज भी कहते हैं ना बच्चा तो सब कुछ पूछ सकता है, पर महिलाओं के लिए विषय का भी इसमें इम्पोजिशन हो जाएगा। तो इन सब सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सारे के सारे फैक्टर हैं, इन फैक्टर के संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा। फिर ये भी क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, सर एक्शन प्लान है टू बिल्ड नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी। ये राष्ट्र का दायित्व है कि समान शिक्षा हर क्षेत्र में हो। तो ये जेंडर इंक्लूसिव प्लान के अंदर ये विषय है। दूसरा, ऐसी समग्र शिक्षा इम्प्लीमेंट करें। समग्र शिक्षा मतलब सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप को हम इस प्रकार की शिक्षा को प्रदान करें। शिक्षा को प्रदान ही नहीं करें, हम उसकी जवाबदेही भी तय करें, अकाउंटेबिलिटी भी तय करें। ये भी जेंडर इंक्लूसिव में किसकी, संस्थाओं की, प्रबंधन की और हित
जिम्मेदारी है कि हम महिला एजुकेशन के संदर्भ में हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है, हमारी क्या दायित्व है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उनके संदर्भ में भी है। और फिर लड़कियों की, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस तैयार करें, ये भी जेंडर इंक्लूजन फंड के अंदर है। और कुछ जो शिक्षण संस्था है, कुछ जो टेक्स्ट बुक है, उनको फ्री भी देने का इसमें प्रोविजन है। और लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए। और वह विद्यार्थी जो स्पेशल एड जिनको चाहिए, विशेष सहायता चाहिए, मेरा मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए भी जेंडर इंक्लूजन फंड के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है। हेल्थ और हाइजीन का ध्यान, ये भी जेंडर इंक्लूजन फंड के अंदर है। और लड़कियों को जो सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना। फिर जेंडर इंक्लूजन फंड में क्या है कि आपको स्पेशल नहीं करना पड़ेगा, आपको सोशल जोन बनाना पड़ेगा, सोशल ग्रुप बनाना पड़ेगा, रीजन के अंदर भी इस प्रकार की जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसलिए स्पेशल एजुकेशन जोन का इसमें प्रावधान है। और दूसरा, अब जब तक शिक्षक नहीं होंगे, जैसे कुलपति जी ने अभी टीचर के संदर्भ में कुछ कहा था, तो जब तक रिक्रूटमेंट महिलाओं का शिक्षा में नहीं होगा, तो उनका इस प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मैंने कहा था शुरू के अंदर, निवेदिता ने कहा था, उसी को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के संदर्भ में कहा गया है। फिर लीगल लिटरेसी, लीगल राइट और न्यूट्रिशनल डाइट,